हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। गाइस, आरसीसी की जो हमने प्लेलिस्ट सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने टॉपिक्स 1 to 60 कवर कराने थे फॉर जीके एसएसबी जेई सिविल एग्ज़ाम्स। तो उसमें हमने क्वेश्चन 1 to 45 कर दिए। आज हम 46 से लेकर 60 तक सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। If the size of panel in a flat slab is 6 by 6 meter, then as per Indian Standard Code, the width of column strip and middle strip are। गाइस, सबसे पहले देखो ये पूछ क्या रहा है, ये समझना ज़रूरी है। ये कह रहा है कि अगर किसी पैनल का साइज़ फ्लैट स्लैब में 6 मीटर बाई 6 मीटर है तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के मुताबिक उसमें कॉलम स्ट्रिप की विड्थ और मिडल स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट स्लैब क्या होता है। गाइज, स्लैब हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपली स्पोर्टेड और फ्लैट स्पोर्टेड। फ्लैट स्पोर्टेड स्लैब्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कॉलम्स पे रेस्ट करते हैं, एंड वहीं जो सिंपली स्पोर्टेड्स होते हैं ना, वो बीम्स पे रेस्ट करते हैं। मतलब कॉलम्स बने, फिर हम बीम देंगे, उसके बाद स्लैब देंगे, तो वो सिंपली स्पोर्टेड हुए। अगर डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर स्लैब है तो वो फ्लैट स्पोर्टेड है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइज, मान लो ये हमारा कॉलम है, ये भी कॉलम है, इसके ऊपर डायरेक्ट हमने स्लैब डाला है, इसको फ्लैट स्लैब कहते हैं। और इसके बीच की सेंटर टू सेंटर कॉलम के बीच की दूरी इस तरफ भी और इस तरफ भी 6 बाई 6 मीटर है। तो इसमें मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप क्या होगी। देखो, मिडल स्ट्रिप होती है, कॉलम स्ट्रिप कितनी होती है, जो सेंटर लाइन है कॉलम की उससे 0.25% ऑफ एल, जो दूसरे कॉलम के सेंटर तक है। तो 0.25L हमारी कॉलम स्ट्रिप होगी और 0.5L हमारी मिडल स्ट्रिप होगी। 6 मीटर है तो 6 मीटर का 3 मीटर का हमारा मिडल स्ट्रिप हो जाएगा और 3 मीटर की कॉलम स्ट्रिप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए गाइस। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो हमारी प्री स्ट्रेस लॉस होती है कंक्रीट की श्रिंक होने पे, वो किसके बराबर होती है, मतलब वो किन वैल्यूज़ का मल्टीपल होता है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू श्रिंकेज स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। याद रखना, श्रिंकेज स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है, इट इज़ इक्वल टू लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। और याद रखना, जो पोस्ट टेंशनिंग के लिए इसकी वैल्यू होती है लॉस ऑफ स्ट्रेस की ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, 2 × 10⁻⁻4 log10 T+2। एंड वहीं वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फॉर श्रिंकेज जो हमारी प्री टेंशनिंग के लिए है वो है 3 × 10⁻⁻4। कभी कभी डायरेक्ट ये वैल्यूज़ देते हैं और पूछते हैं ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के लिए कौन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए गाइस। The reduction coefficient of reinforced concrete column with an effective length of 4.8 meter and size 250 by 300 mm। देखो गाइस, कह रहा है कि रिडक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी आरसीसी के कॉलम के लिए अगर उसकी अफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर है। देखो, आपको बता दूं कि अफेक्टिव लेंथ को हम इक्विवेलेंट लेंथ भी कहते हैं और उसका जो क्रॉस डायमेंशन उसकी साइज़ जो है 250 by 300 mm है। देखो, रिडक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग कॉलम होते हैं ना, उनकी स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी कम होती है शॉर्ट कॉलम से, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए। तो वो स्ट्रेसेस को रिड्यूस किया जाता है, तो उसी को कहते हैं रिडक्शन कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट से रिड्यूस किया जाता है। और रिडक्शन कोफिशिएंट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स के लिए इसका फॉर्मूला होता है CR = 1.25 माइनस इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई 48 टाइम्स विड्थ ऑफ कॉलम। तो विड्थ मतलब शॉर्टर डायमेंशन कॉलम की। तो इसमें वैल्यूज़ डालोगे तो इस वैल्यूज़ के लिए 4.8 इफेक्टिव लेंथ और इस डायमेंशन के लिए जो रिडक्शन कोफिशिएंट है 0.85। यानी जो स्ट्रेस हमारा हम कंक्रीट में मानेंगे शॉर्ट कॉलम में और लॉन्ग कॉलम में शॉर्ट के 85% मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए गाइस। द साइड फेस रीइंफोर्समेंट इफ़ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। देखो, अगर साइड फेस रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है अगर टी बीम में, तो वो कितनी होनी चाहिए IS कोड के मुताबिक। इट शुड बी इक्वल टू 0.1% ऑफ दी वेब एरिया, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, साइड फोर्स रीइंफोर्समेंट के बारे में आपको बताता हूँ। साइड फेस रीइंफोर्समेंट जो है ये तब प्रोवाइड की जाती है उन बीम्स में जिन बीम्स की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो। याद रखना, ये तब होता है जब उसमें टॉर्शन नहीं आ रही हो बीम्स में। और उन बीम्स में जिनमें टॉर्शन आती है उनमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए अगर उनकी डेप्थ 450 mm से ज़्यादा हो। ये एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 है।
अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए गाइज, ए रीइंफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 150 by 500 mm इफ चेक फॉर लिटरल स्टेबिलिटी एंड बीम विल बी कैंटिलीवर बीम। देखो कह रहा है कि बीम कैंटिलीवर है आरसीसी का जिसका स्पैन 4 मीटर है और उसकी क्रॉस डायमेंशन हमारी 150 mm विड्थ और 500 mm डेप्थ है। तो अगर उसको हम लिटरल स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो बीम हमारा सेफ आता है कि नहीं, बताओ। देखो गाइज, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 लिटरल स्टेबिलिटी के लिए कैंटिलीवर बीम्स में जो क्लियर डिस्टेंस है वो हमारा कम आना चाहिए हमेशा 25 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ और 100 इंटू विड्थ का स्क्वायर अपॉन डी। तो 25 इंटू विड्थ इसकी कितनी है 150 mm, वो वैल्यू डालेंगे तो 3750 आ जाएगा और 100 इंटू 150 का स्क्वायर अपॉन 500 करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इन दोनों में से शॉर्टर वैल्यू से कंपेयर करेंगे 3750 और हमारा जो क्लियर स्पैन है क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गाइस जो है वो 4 मीटर है तो 4000 मतलब ये ज़्यादा है 3750 से, तो ये फेल हो जाएगा लिटरल स्टेबिलिटी के लिए। और डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए कैंटिलीवर बीम में स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो 7 से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमारा स्पैन जो है देखिए 400 mm डिवाइडेड बाई 500 और ये 8 आया, ये भी ज़्यादा है 7 से, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन में भी फेल होगा, लिटरल स्टेबिलिटी में भी फेल होगा। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिज़ाइन शेयर फोर्स इज़। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में जो स्टेम डिज़ाइन शेयर फोर्स है वो कितनी होती है। देखो गाइज याद रखिए, रिटेनिंग वॉल जिसकी हाइट 6 मीटर से कम हो उसे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कहते हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। और उसमें डिज़ाइन शेयर फोर्स क्या हो जाएगी 1/2 KA कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है ये, गामा यूनिट वेट ऑफ अर्थ एंड H का स्क्वायर। देखो ये रिटेनिंग वॉल है और इसके पीछे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है जिसकी हाइट H है और यहाँ पे क्या हो जाएगा KA गामा H। तो इस डायग्राम का जो एरिया है वो होता है हमारा डिज़ाइन शेयर फोर्स। तो स्टेम डिज़ाइन मोमेंट क्या हो जाएगा, ये शेयर फोर्स हमारी इसके CG पे लगेगी, मान लो P इंटू H/3, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 KA गामा H स्क्वायर और H/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 KA गामा H का क्यूब। इसके अलावा गाइज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है। काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल ऐसी वॉल होती है जिसकी हाइट 6 से 9 मीटर तक हो, मतलब सूटेबल होती है, और अगर हाइट 9 मीटर से 12 मीटर तक हो तो बटरेस रिटेनिंग वॉल को प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए गाइज, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ़ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स। कहता है एक्सपेंशन जॉइंट स्ट्रक्चर में कब प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर उनकी लेंथ सीधे में किससे ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसकी सीधी वैल्यू है 45 मीटर। अगर कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है वो 45 मीटर से ज़्यादा लेंथ में बढ़ता है तो उसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स ज़रूरी है, जो हमने ब्रिज में देखे होंगे। इसके अलावा याद रखिएगा मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल ऑफ आरसीसी शुड बी 10 सेंटीमीटर। अगर कोई आरसीसी की वॉल है तो इसके लिए मिनिमम स्पेसिफाइड थिकनेस कितनी है 100 mm और 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा गाइज मिनिमम हेड रूम ओवर ए स्टेयर मस्ट बी 2 मीटर, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं और ऊपर सीलिंग है उनके बीच की दूरी हमेशा 2 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इन काउंटर फॉर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल। देखो काउंटर फॉर्ट जो रिटेनिंग वॉल होती है उसमें जो हील स्लैब होता है और जो वर्टिकल स्लैब होता है वो डिज़ाइन किया जाता है एज ए कॉन्टीन्यूअस स्लैब। अब गाइज इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए डायग्राम है, ये हमारा हील स्लैब है और ये हमारा वर्टिकल स्लैब है और इन दोनों का डिज़ाइन एज ए कॉन्टीन्यूअस स्लैब होता है। इसके अलावा याद रखना गाइज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू आरसीसी वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज़ 10%। मान लो गाइज अगर आप 2 छत 3 छत बिल्डिंग बनाते हो और उसमें कोई भी वॉल अगर हमारी आरसीसी की है, मतलब जितनी हाइट स्टोरी की है उतने हमारी आरसीसी की वॉल है, तो जो नॉर्मल हमारे कॉलम्स के स्ट्रक्चर होते हैं उससे उसकी जो स्ट्रेंथ है 10% ज़्यादा रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 54, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड। जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये होते हैं ताकि हम फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन को कर सकें। तो ये वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यूज़ स्मॉल हो। इसके अलावा जहाँ पे मेंबर को सपोर्ट मिलेगी दूसरे मेंबर से, जैसे मान लो बीम्स में डाल रहे हैं तो कॉलम्स यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बीम्स को, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। दूसरा @18 मीटर पार्ट इन ह्यूज स्ट्रक्चर, अगर ह्यूज स्ट्रक्चर है तो उनमें 18 मीटर की दूरी के बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55, द थिकनेस ऑफ स्लैब्स एंड बीम्स मस्ट बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। जो स्लैब्स है और बीम्स है उनकी थिकनेस किस वैल्यू के नियरेस्ट मेजर करनी चाहिए एज पर IS 456/2000। इट शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.01 मीटर। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 1 सेंटीमीटर और में देखें तो 10 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइज़ अब क्वेश्चन नंबर 56 हमारे एक टेबल है जिसमें बताया कि टाइप्स ऑफ टू वे स्लैब और उनका जो एनालिसिस है किस तरीके से किया जाता है। देखो, स्लैब्स सिंपली सपोर्टेड ऑन द 4 एजेस विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन एंड कैरिंग यूडीएल। अगर हमारा स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, मान लो बीम्स है उसके ऊपर और उसके कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन नहीं किया गया है, स्लैब सिंपली रेस्ट कर रहा है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है रैंकाइन ग्रोहॉफ थ्योरी से। वहीं स्लैब सिंपली सपोर्टेड है 4 एजेस पे लेकिन कॉर्नर्स को हेल्ड डाउन किया गया और स्लैब पे यूडीएल है, तो इसका डिज़ाइन हमारा होता है थोड़े नाम अजीब है गाइज, पिकआउट्स मेथड, मारोस मेथड एंड IS कोड मेथड। इसके अलावा ए फ्लैट स्लैब इज़ सपोर्टेड। देखो, मैंने आपको बताया था कि फ्लैट स्लैब वो होते हैं जो डायरेक्टली कॉलम्स पे रेस्ट करते हैं। ऑन कॉलम्स मोनोलिटिकली बिल्ट विद स्लैब विदाउट प्रोविजन ऑफ बीम्स, मतलब कॉलम्स होंगे फिर बीम्स नहीं डलेंगे, डायरेक्टली स्लैब डलेगा, उसको हम फ्लैट स्लैब कहते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, थिकन पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकल नाउन एज। देखो, फ्लैट स्लैब हमारे रेस्ट करते हैं कॉलम्स पे, तो कॉलम जहाँ पे स्लैब को सपोर्ट करता है वहाँ पे कॉलम का एरिया भी वाइडर होता है और स्लैब की थिकनेस उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है बाकी के कंपैरिजन में। तो वो जो स्लैब की थिकनेस ज़्यादा है उस एक्स्ट्रा थिकनेस को ड्रॉप पैनल कहते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये हमारा कॉलम आ रहा है और यहाँ पे कॉलम के एरिया को बढ़ाया गया है, तो इसको कहते हैं कैपिटल, जो कॉलम का एरिया बढ़ाया जाता है। इसके ऊपर स्लैब की नॉर्मल थिकनेस ये थी और यहाँ पे इसकी थिकनेस को एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो इस एक्स्ट्रा थिकनेस को ड्रॉप पैनल कहते हैं, ये याद रखिएगा गाइस। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 59, द वेट ऑफ ए फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें कहा है कि जो वेट फाउंडेशन का लिया जाता है फुटिंग के डिज़ाइन में कितना लिया जाता है, तो वेट फाउंडेशन का ज्यूम किया जाता है जो सर्विस लोड फुटिंग कैरी करेगी उसका 10%, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेटिव बार्स आर कटेल्ड एट। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो उसमें जो अल्टरनेटिव बार्स होते हैं, मतलब एक बार सपोर्ट तक जाएगा दूसरा बार हमारा बैंड होगा, तो वो बैंड किस डिस्टेंस से होता है, तो स्पैन बाई L/7। इसके अलावा गाइज एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। कर्टेलमेंट बार्स फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स, यही सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स के लिए बार्स को किस लेंथ पे हमें बैंड करना चाहिए या हम उन्हें काट सकते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स है तो कर्टेलमेंट प्रोवाइड की जाती है 0.1 टाइम्स ऑफ लेंथ, मतलब टोटल लेंथ के 10% पे फ्रॉम आइदर सपोर्ट ऑफ स्लैब, दोनों तरफ से। और कर्टेलमेंट कंटिन्यूस स्लैब के लिए जिनका एक एंड सिंपली सपोर्टेड हो, तो एट सिंपली सपोर्टेड एंड पे जो कर्टेलमेंट प्रोवाइड करते हैं 0.15 L यानी L/7 जो क्वेश्चन में पूछा था सपोर्ट से, और कॉन्टिन्यूस सपोर्ट पे हम करते हैं 0.25 टाइम्स L। तो गाइज़ ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो हमने आपको RCC की सीरीज़ में कराए। गाइज़ अगर आपको ये इफेक्टिव लगते हैं तो हम जो भी सब्जेक्ट्स हैं JK SSB JEE सिविल के लिए हर एक के 60 क्वेश्चंस कराएंगे, तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर एक वीडियोस के हर एक टॉपिक सब्जेक्ट के आपको 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज़।